प्रिय विद्यार्थियों, व्यापार की शर्तों से संबंधित चैप्टर के बारे में हम 2 वीडियो लेक्चर पहले अपलोड कर चुके हैं और उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम आज पढ़ेंगे अमीर तथा गरीब राष्ट्रों के मध्य जो व्यापार शर्तें हैं वो किस तरीके से प्रभावित होती हैं। तो हम देखते हैं कि व्यापार की शर्तों से हमें विदेशी व्यापार से प्राप्त लाभों की गणना करने में काफ़ी आसानी रहती है। व्यापार की जो शर्तें हैं उससे हम विदेशी व्यापार से जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं उनकी गणना आसानी से कर सकते हैं। उससे हमें नुकसान हो रहा है या उससे हमें लाभ हो रहा है, इससे हम परिचित हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यापार की जो शर्तें होती है वो अनुकूल हो सकती है और प्रतिकूल हो सकती है। तो जो अनुकूल व्यापार शर्तें हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जब व्यापार की शर्तें अनुकूल होती हैं तो निर्यातों के बदले अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, आयातों के बदले कम भुगतान हमें करना पड़ता है और इससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देश की जो क्रय शक्ति है वो इंक्रीज होती है या बढ़ती है। विदेशी पूंजी देश में आती है जिसका परिणाम यह होता है कि देश का आर्थिक विकास है वह तेजी से होने लगता है। यह जब व्यापार की शर्तें किसी देश के अनुकूल होती है तब देखने को मिलती है। अब यदि जो व्यापार की शर्तें हैं वो यदि किसी देश के प्रतिकूल हो तो उस प्रतिकूल व्यापार की शर्त का उस देश पे क्या प्रभाव होता है। तो जब शर्तें किसी देश के प्रतिकूल हो तो अंतर्राष्ट्रीय क्रय शक्ति है उसकी कम हो जाती है, आयातों के बदले अधिक विदेशी मुद्रा का उसको भुगतान करना पड़ता है और अधिक भुगतान से विकास की जो क्षमता है उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हम यह मान के चलते हैं कि जो गरीब देश हैं उनके लिए व्यापार की शर्तें वो प्रतिकूल होती है और अमीर देश हैं उनके लिए जो व्यापार की शर्तें हैं वह अनुकूल होती हैं। तो यह अनुकूल व्यापार शर्तें और प्रतिकूल व्यापार शर्तों के बारे में था। अर्धविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के तीव्र आर्थिक विकास के लिए व्यापार शर्तों का अनुकूल होना महत्वपूर्ण होता है। जिस देश की व्यापार की शर्तें अनुकूल होती है वह देश प्रगति करता है, उसकी विकास की दर अच्छी होती है और वह जो तरक्की है वह अनवरत उसकी जारी रहती है। अब हम पढ़ते हैं व्यापार की शर्तें और अर्धविकसित देश। बहुत से अर्थशास्त्रियों में इसको लेकर काफ़ी मतभेद है। इसके बावजूद भी सामान्यतया यह माना जाता है कि पिछड़े व गरीब राष्ट्रों की जो व्यापार शर्तें हैं वह तुलनात्मक रूप से प्रतिकूल रही है या रहती हैं और अब भी हैं। इसका प्रमुख जो कारण है वो है कि निर्धन तथा धनी देशों के आर्थिक विकास में भारी अंतर है। गरीब देशों द्वारा उत्पादित प्राथमिक वस्तुओं की मांग में सापेक्षिक कमी हुई है, जबकि अमीर देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक वस्तुओं की मांग में सापेक्षिक वृद्धि हुई है। यह अर्धविकसित देश और व्यापार की शर्तों के बारे में था। तो यह हम जो महत्वपूर्ण जो अर्थशास्त्री हैं उनका मानना ये होता है कि जो निर्धन देश होते हैं वो केवल प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और समय के साथ जो प्राथमिक वस्तु हैं उनकी मांग में सापेक्षिक रूप से कमी होती है, जबकि जो अमीर देश हैं वह औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और समय के साथ साथ जो औद्योगिक वस्तुएं होती हैं उनकी मांग में सापेक्षिक रूप से वृद्धि होती है। अब हम पढ़ते हैं कि अर्धविकसित और विकासशील देशों की व्यापार शर्तें प्रतिकूल रहने के क्या कारण हैं। तो सबसे और जो महत्वपूर्ण कारण होता है वह यह होता है कि प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन। सामान्यतया अर्धविकसित राष्ट्रों को हम श्रम प्रधान या भूमि प्रधान वस्तुओं के उत्पादन में ही विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन जो होता है वह उनको हासिल होता है। यह जो देश होते हैं वह प्राथमिक वस्तुओं तथा खनिज पदार्थों के उत्पादन में ही अग्रणी होते हैं और इनकी जो अर्थव्यवस्था का ढांचा कुछ ऐसा होता है
कि मुख्यतः इन्हें इन्हीं वस्तुओं के उत्पादन पर इनकी नज़रें टिकी होती है। विकासशील देशों की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है तथा बहुसंख्यक जनसंख्या अपनी जीविकोपार्जन के लिए भी खेती या संबंधित जो क्षेत्र है उन पर आश्रित होती है। इससे इन राष्ट्रों की जो व्यापार शर्तें हैं प्राय प्रतिकूल ही रहती है। इसका कारण यह है कि एक तो इन वस्तुओं की आवश्यकता कम होती है तथा दूसरे इसकी मांग की आय लोच भी नीची रहती है। और इसके विपरीत विकसित राष्ट्र जो हैं वह मुख्य रूप से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करते हैं, जिनकी उत्पादकता और मांग की जो आय लोच है दोनों ही तुलनात्मक रूप से अधिक होती हैं। इस कारण किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर उसका आनुपातिक व्यय प्राथमिक वस्तुओं पर कम तथा निर्मित वस्तुओं पर अधिक होने लगता है। अतः विकसित देशों के निर्यातों में विकासशील देशों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई है। इससे निर्धन राष्ट्रों को व्यापार शर्तों में ह्रास होता है। फिर हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था है उसमें लोचशीलता का अभाव। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में विविधता होने के कारण विकासशील राष्ट्रों की तुलना में अधिक लोचशीलता पाई जाती है। जब विश्व बाजार में कुछ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होने लगती है तो वे अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं। परंतु अर्ध विकसित राष्ट्रों के लिए अर्थव्यवस्था में पर्याप्त लोच के अभाव के कारण ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वह अत्यंत कठोर होती है और उनमें समायोजन की क्षमता जो होती है वह अत्यंत ही न्यून या बहुत ही कम होती है। इस कारण से गरीब राष्ट्रों को हम प्रतिकूल व्यापार की शर्तों का सामना करने को मजबूर होना ही पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि पिछड़ी तकनीक यानी बैकवर्ड टेक्निक क्यों। विकासशील देशों की उत्पादन तकनीक का स्तर औद्योगिक राष्ट्रों की जो तुलना में वह काफी पिछड़ा हुआ होता है, जिसके कारण न केवल उत्पादन कम होता है वरन उत्पादन लागत है वह भी ऊंची रहती है। इससे उनकी विश्व बाजार में जो प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति है वह कम हो जाती है या गिर जाती है। दूसरी ओर दिन दुनी और रात चौगुनी गति से विकसित राष्ट्रों में उत्पादन तकनीक का विकास हुआ है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में भी बढ़ोतरी हुई है। अतः अमीर राष्ट्रों की व्यापार शर्तें अनुकूल और गरीब राष्ट्रों की व्यापार शर्तें प्रतिकूल बनी हुई है। फिर हम देखते हैं कि प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं उनका भी प्रभाव होता है। विकासशील देशों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक बड़ी सीमा तक जो विकसित राष्ट्र हैं उन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास विकसित देशों की वस्तुओं की कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती। दूसरे शब्दों में हम कहें तो उनकी आयातों की जो मांग होती है वह बेलोचदार होती है। परंतु विकसित देशों में निर्धन राष्ट्रों से आयात की जाने वाली अनेक वस्तुओं की अपने यहाँ प्रतिस्थापन वस्तुएं खोज ली है। अब उनकी गरीब राष्ट्रों पर आयात और निर्भरता तुलनात्मक रूप से काफी कम हो गई है। फिर हम देखते हैं कि संगठन का अभाव। विकासशील देशों के पास अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए कोई भी उपयुक्त संगठन नहीं है। इस कारण से इनमें अपनी वस्तुओं को बेचने की गलाकाट प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करना पड़ता है और जिसका प्रत्यक्ष फायदा अमीर राष्ट्रों को मिलता है। फिर है जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की गति विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्धन देशों में निर्मित वस्तुओं की मांग तेज गति से बढ़ी है। दूसरी ओर विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी कम रही है। इससे उनकी विकासशील राष्ट्रों द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मांग में वृद्धि की दर या तो काफी कम हो गई या फिर रुक गई है। अतः निर्धन देशों की आयातों की मांग निर्यातों की तुलना में काफी बढ़ी है, जिससे व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हुई है। फिर है उत्पादन के जो साधन हैं उनकी गतिशीलता। विकासशील राष्ट्रों में उत्पादन के साधनों में गतिशीलता नहीं पाई जाती जितनी कि विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है। और इसका परिणाम यह है
कि ये राष्ट्र जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमत गिर भी जाए तो उसमें प्रयुक्त उत्पादन के साधनों की उनकी गतिशीलता के अभाव में अन्यत्र प्रयुक्त नहीं कर सकते। निर्यातकों की प्रकृति। एक देश द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक उसकी निर्यात आय स्थिर होगी। फिर हम देखते हैं कि विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन। विकासशील देशों ने मुख्य रूप से कृषि और खनिज पदार्थों के निर्यात में विशिष्टीकरण पाया है, जिनकी मांग की लोच काफ़ी कम है। इसके विपरीत संपन्न या विकसित राष्ट्रों ने मुख्य रूप से पूंजीगत और औद्योगिक मालों के निर्यातों में ही विशिष्टीकरण प्राप्त किया है और जिनकी मांग की लोच अपेक्षाकृत ऊंची है। फिर है आयातों पर नियंत्रण। औद्योगिक देशों में अपने घरेलू कृषि उद्योगों की रक्षा के लिए विकासशील राष्ट्रों द्वारा निर्यात किए जाने वाले कृषि संबंधी माल के आयात पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके फलस्वरूप निर्धन राष्ट्रों के निर्यात की मांग घटती है और कुछ विकसित राष्ट्रों ने अपने अपने यहाँ कृषि क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कृषि वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने के अतिरिक्त अपने कृषि संबंधी माल के निर्यात पर सहायता बढ़ा करके अनुचित रूप से अल्प विकसित देशों के साथ प्रतियोगिता भी शुरू करती है और इसके परिणाम स्वरूप अर्ध विकसित राष्ट्रों के निर्यातों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। फिर है मांग की लोच। यह भी एक कटु सत्य है कि जिन देशों के आयातों की मांग अधिक लोचदार होती है और निर्यातों की मांग कम लोचदार होती है उनकी व्यापार शर्तें अनुकूल होती है। दुर्भाग्य से विकासशील राष्ट्रों के आयातों की मांग कम लोचदार था उनके निर्यातों की मांग की लोच अधिक होती है। फलस्वरूप उनकी व्यापार शर्तें प्रतिकूल होती हैं और औद्योगिक राष्ट्रों की आयात की मांग की लोच अधिक और निर्यातों की मांग की लोच कम होने के कारण उनकी जो व्यापार की शर्तें हैं वह अनुकूल होती है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकसित देशों का एकाधिकार। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उस पर कुछ एक विकसित राष्ट्रों के एकाधिकार के कारण भी गरीब राष्ट्रों की जो व्यापार शर्तें हैं उनके प्रतिकूल रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में विकासशील राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा बढ़ने के स्थान पर कम हुआ है। विश्व व्यापार के संदर्भ में इन राष्ट्रों के निर्यातों में प्रतिशत हिस्सेदारी में कमी के कारण भुगतान संतुलन भी असाम्य उत्पन्न हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कि व्यापार की जो शर्तें हैं उनको प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है वस्तुओं की मांग में परिवर्तन। आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति और प्रकार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है क्योंकि उनकी मांग करने वाले उपभोक्ता हैं उनकी आय, रुचि, स्वभाव, आदत, फैशन आदि में जो है वो निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की मांग में होने वाले परिवर्तनों के बारे में कोई निश्चित रूप से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। फिर है आर्थिक विकास का स्तर। यदि किसी देश के आर्थिक विकास का स्तर कमजोर है या निम्न है अथवा ऐसा अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है तो व्यापार शर्तें हैं उसके प्रतिकूल होंगी और इसके विपरीत उच्च विकास स्तर वाले देशों की व्यापार शर्तें उनके अनुकूल होगी। यही कारण है कि विकसित देशों की व्यापार शर्तें अनुकूल और विकासशील देश हैं उनकी व्यापार की शर्तें उनके प्रतिकूल होती हैं। संरक्षण नीति या प्रोटेक्शन पॉलिसी। एक देश अपने आयातों को कम करने के लिए उन पर प्रशुल्क लगाता है। ऊंचे आयात करों के कारण देश में आयात हैं वो हतोत्साहित होते हैं और दूसरे देशों को इस देश को निर्यात कम होते हैं। निर्यात करों में छूट देकर अथवा उन्हें समाप्त कर एक देश अन्य देशों में अपने निर्यातों को भी बढ़ा सकता है। सीमा शुल्कों के कारण व्यापार शर्तें भी प्रभावित होती हैं। संरक्षण की नीति व्यापार शर्तों में सुधार करने के अलावा घरेलू उद्योगों का विदेशी जो प्रतिस्पर्धा है उससे बचाने के लिए भी काम में ली जाती है। फिर है देश का राजनीतिक परिवेश। व्यापार की शर्तों पर जो देश का राजनीतिक परिवेश है उसका व्यापक और गहरा असर पड़ता है। यदि देश में राजनीतिक शांति और सुरक्षा का वातावरण हो
तो देश की जो व्यापार शर्तें हैं वह अनुकूल होने की प्रवृत्ति होगी। इसके विपरीत यदि देश में आंतरिक उथल-पुथल, कानून एवं व्यवस्था का अभाव है तथा देश की सीमाएं हैं उन पर तनाव है, तो व्यापार शर्तें उसके प्रतिकूल होने की प्रवृत्ति रहेगी। मुद्रा के बाह्य मूल्य में परिवर्तन। देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य अथवा विदेशी विनिमय दर में होने वाले परिवर्तन भी व्यापार की शर्तों को प्रभावित करते हैं। फिर है आर्थिक उच्चावचन। आर्थिक उच्चावचनों का भी देश की जो व्यापार शर्तें हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक उच्चावचनों के कारण व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं और तेजी मंदी के रूप में परिलक्षित होते हैं। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था मंदी के जाल में फंसी हुई है तो उसकी व्यापार शर्तों में सुधार होने की संभावना होगी, क्योंकि मंदी में कीमतों में निरंतर जो कमी है उसके होने के कारण आयात घटते हैं और निर्यात बढ़ते हैं। फिर है भुगतानों का हस्तांतरण। देश में वस्तुओं के आयात और निर्यात से उत्पन्न भुगतानों के अतिरिक्त भी अनेक कारणों की वजह से भुगतानों के लेन देन की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए ऋण, ऋण भुगतान, ब्याज लाभांश भुगतान, युद्ध की क्षतिपूर्ति, अनुदान, आर्थिक सहायता, उपहार, पर्यटन सेवाओं के बदले, जनशक्ति के आवागमन से धन का स्थानांतरण आदि के रूप में भी भुगतान करने होते हैं या फिर इतने भुगतान पाने होते हैं। इन सब भुगतानों का भुगतान संतुलन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है और भुगतान संतुलन की स्थिति का प्रभाव जो है व्यापार शर्तों पर भी पड़ता है। अब यदि किसी देश को इन भुगतानों के कारण दायित्व की तुलना में प्राप्तियां अधिक होती है तो व्यापार शर्तें उसके पक्ष में होने की संभावना प्रबल होती है और इसके विपरीत स्थिति में यह उसके प्रतिकूल होती है। पूंजी का आवागमन। पूंजी के अंतर्गमन और बहिर्गमन भी व्यापार की शर्तों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। यदि किसी देश में पूंजी का शुद्ध अंतर्गमन होता है तो वहाँ विनियोग बढ़ने से आर्थिक विकास को बल मिलेगा। परिणाम स्वरूप व्यापार की शर्तों में सुधार की प्रवृत्ति होगी। इसके विपरीत किसी देश की पूंजी का शुद्ध बहिर्गमन होता है अथवा एकदम अस्थायी प्रकृति का विनियोजन होता है तो ऐसी स्थिति में व्यापार की शर्तें हैं वो प्रतिकूल हो सकती है। फिर आता है आर्थिक एवं व्यापारिक संगठन। कई बार कुछ राष्ट्र अपने सामूहिक आर्थिक एवं व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए आपस में मिलजुल कर और एक संगठन का निर्माण कर लेते हैं और फिर सामूहिक रूप से मिलकर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय, आसियान और नाफ्टा आदि। संगठन निर्माण के कारण इन राष्ट्रों की आर्थिक शक्ति और मोल भाव करने की शक्ति में अकल्पनीय सुधार हो जाता है। परिणाम स्वरूप इनकी व्यापार शर्तें इनके पक्ष में रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है और इसके विपरीत यदि कोई राष्ट्र बिना किसी संगठित समूह के व्यापार करता है तो उसकी आर्थिक शक्ति व क्षीण होने के कारण व्यापार शर्तें उसके प्रतिकूल रहने की प्रवृत्ति होती है। अब हम पढ़ेंगे जो व्यापार की शर्त हैं उनको मापने में कमियां या कठिनाइयां क्या है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है वह भी इनकी एक कमी या कठिनाइयां हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात और निर्यात। विदेशी व्यापार के अंतर्गत आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुएं इतनी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं कि उन सब से संबंधित जो सूचकांक हैं उनका निर्माण करना एक बहुत ही कठिन कार्य होता है। आयात की जाने वाली वस्तुओं में ऐसी वस्तुएं भी होती है जो एक देश में उत्पादित ही नहीं की जाती हो या ऐसी वस्तुओं का आयात भी किया जा सकता है जिनका निर्यात भी किया जाता हो। ऐसी स्थिति में व्यापार की शर्तों का माप न केवल कठिन बल्कि बहुत ही दोषपूर्ण हो सकता है। फिर है गुण तथा आकार प्रकार में भिन्नता। विभिन्न देशों के बीच आयात व निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के गुणों, उनके आकार तथा प्रकार में अंतर होता रहता है। परिणाम स्वरूप उनकी कीमतों हैं उनमें भी भिन्नता आती रहती है। इससे भ्रमपूर्ण परिणाम निकल सकते हैं। फिर है आयात और निर्यात को प्रभावित करने वाले कारकों की उपेक्षा। व्यापार शर्तों का माप करते समय केवल आयातों
व निर्यातों के मूल्य सूचकांकों को ही ध्यान में रखा जाता है। उन कारकों की उपेक्षा कर दी जाती है जिसके कारण आयातों व निर्यातों में परिवर्तन होते रहते हैं। इन तत्वों के कारण चूंकि निर्यातों व आयातों की संरचना ही बदल जाती है, अतः व्यापार सहित जो शर्तें हैं उनका सही मापन करना संभव नहीं हो पाता। फिर है सूचकांकों के दोष। जितने भी प्रकार के सूचकांक निर्मित किए जाते हैं, उन स्वयं के भी अपने दोष होते हैं और इन दोषों के कारण जब भी किसी नतीजे या परिणाम पर पहुंचा जाता है, तो सामान्यतया वह दोषरहित नहीं होता है। व्यापार शर्तों के सूचकांकों के संबंध में भी यह सत्य होता है। फिर कुछ अन्य तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे ऋणों की राशि, ऋणों का पुनर्भुगतान, ब्याज की राशि, अर्जित लाभ और हर जाने की राशि। अब हम पढ़ते हैं व्यापार की जो शर्तें हैं उनका व्यावहारिक महत्व क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो व्यावहारिक महत्व है वह है उत्पादन तथा रोजगार। अनेक ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका उत्पादन व रोजगार क्षेत्र विदेशी व्यापार पर ही एक बड़ी सीमा तक निर्भर है। ऐसे देशों के लिए व्यापार शर्तें अनुकूल हो तो उनके वहां पर ऐसे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है जो निर्यातोन्मुखी होते हैं। स्वाभाविक रूप से औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने के कारण देश में उत्पादन और रोजगार को बढ़ावा मिलता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यदि व्यापार शर्तें प्रतिकूल हो तो उत्पादन, रोजगार व आय के स्तर में गिरावट होने लगती है, जो अंततः विदेशी विनिमय संकट को जन्म देती है। फिर है विदेशी विनिमय का ज्ञान। व्यापार शर्तों द्वारा आयातों व निर्यातों के मूल्य का तुलनात्मक विवरण दर्शाया जाता है। अतः विदेशी विनिमय की वास्तविक स्थिति, उसमें होने वाले परिवर्तनों तथा विनिमय दर में होने वाले परिवर्तनों का भी ज्ञान हो जाता है और इसके आधार पर परिवर्तनों के कारण है उनकी समीक्षा करके उनका समाधान ढूंढने में भी हमें सहायता मिलती है। फिर है आर्थिक विकास। विकासशील देशों का आर्थिक विकास एक बड़ी सीमा तक इस बात पर निर्भर करता है कि विदेशी व्यापार शर्तें कैसी है। यदि व्यापार की शर्तें प्रतिकूल है तो विकासशील राष्ट्रों को निर्यातों से होने वाले लाभ हैं उनमें कमी आती है और आयातों से उन्हें ज़्यादा भुगतान के बदले हानि उठानी पड़ती है। और इसके विपरीत व्यापार शर्तें यदि उनकी अनुकूल हों तो विकासशील देश विकसित देशों से भारी मशीनों, उपकरणों तथा पूंजीगत वस्तुओं का आयात करके तथा बदले में अधिक मात्रा में कच्चा माल व प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करके अपने आर्थिक विकास की गति है उसको तेज कर सकते हैं। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो लाभ की मात्रा है उसका ज्ञान प्राप्त किया जा सके। विदेशी व्यापार की जो शर्तें हैं उनके आधार पर ही इस बात की जानकारी प्राप्त हो सकती है कि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कितना लाभान्वित हो रहा है। प्रतिकूल व्यापार शर्तों पर विदेशी व्यापार से प्राप्त लाभ की मात्रा घट जाती है और अनुकूल होने पर विदेशी व्यापार से प्राप्त लाभ की मात्रा है वह बढ़ती है। थैंक्स।